गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुनील कंवर। आज अपन 12th क्लास आरबीएससी बोर्ड का फर्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यूनिट जो फर्स्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी। ये आरबीएससी का 12th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है, जो बोर्ड के हिसाब से 7 मार्क्स का है। आज अपन इस यूनिट के चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें 4 चैप्टर हैं। चैप्टर का अध्ययन करने से पहले अपन इस यूनिट का इंट्रोडक्शन करते हैं। परिचय। इस यूनिट का अपन थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं, उसके बाद अपन इस यूनिट के 4 चैप्टर हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में कहूँ तो वैद्युतिकी। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक शाखा है। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक शाखा है, ब्रांच है, और इस शाखा के अंतर्गत इस वैद्युतिकी या इलेक्ट्रिसिटी, जो कि फिजिक्स की एक शाखा है, इस शाखा के अंतर्गत अपन आवेशों का अध्ययन करते हैं। आवेशों का अध्ययन करते हैं शाखा में। अंग्रेजी में बोले तो स्टडी ऑफ चार्ज। आवेशों का अध्ययन करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी भौतिक विज्ञान की या फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी का अपन ने पढ़ा, एक बार दोबारा इसकी परिभाषा करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी में कहें तो स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा है नंबर 2 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। गतिक वैद्युतिकी। तो इलेक्ट्रिसिटी को अपन 2 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। नंबर 2 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, गतिक वैद्युतिकी। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपनी फर्स्ट यूनिट भी है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत अपन स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी में अपन आवेशों का अध्ययन करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी में अपन स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी गतिक वैद्युतिकी। इसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं। इसमें अपन गतिशील आवेशों का अध्ययन कर सकते हैं। यानी अपन कहें कि अपन
आवेशों का दो तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। एक तरीका है स्थिर अवस्था में और दूसरा तरीका है गतिशील अवस्था में। अपन इसमें पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत में अपन आवेशों का अध्ययन करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्थिर आवेशों का और एक गतिशील आवेशों का। जब स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत, और जब अपन गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या गतिज विद्युत। अब इस गतिज विद्युत का एक अन्य नाम और है, इस गतिज विद्युत को अपन धारा विद्युत भी कहते हैं। धारा विद्युत यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि गतिशील आवेश है, गतिशील आवेश है तो धारा उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश है वो धारा उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश का धारा उत्पन्न होती है, इसलिए गतिज विद्युत को अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम और घटक नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक अपन ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, एक बार बता दें इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है आवेशों का अध्ययन, स्टडी ऑफ चार्ज। इसको अपना दो तरीके से डिवाइड किया है, एक स्थिर आवेशों का अध्ययन जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट करेंगे या स्थिर विद्युत करेंगे, और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी गतिज विद्युत की जिसमें अपन गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे। अब गतिशील आवेशों के करंट होते हैं वो धारा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत भी कहते हैं। अब थोड़ा आगे देखो, जब आवेश स्थिर होता है यानी कि स्थिर आवेश जो है, स्थिर आवेश जो है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और गतिशील आवेश की मैं बात करूं, गतिशील आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है, वो ये दोनों उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश, अगर गतिशील आवेश में भी एक समान गतिशील होना चाहिए, एक समान गतिशील, गतिशील कहें एक समान गतिशील कहें, इसका एक ही मतलब होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जबकि स्थिर आवेश जो है वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर आवेश है वो एक समान ना होकर असमान यानी कि त्वरित आवेश हो, अगर आवेश त्वरित है, त्वरित आवेश है तो त्वरित आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक विशेष प्रकार की तरंग, एक विशेष प्रकार का तरंग कहते हैं इसको अपन विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करते हैं। यानी त्वरित गतिशील आवेश है, त्वरित गतिशील आवेश वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी करता है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। तो अपन ने ये स्थिर आवेश गतिशील आवेश में उत्पन्न क्षेत्र क्या करता है, एक बार दोबारा देता हूं। स्थिर आवेश जो है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश जो है अगर गतिशील में एक समान है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर त्वरित आवेश है तो वो आपके पास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय उत्पन्न करता है, साथ ही साथ एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न करता है जिसको अपन विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। और ये आप यहाँ से आगे से 2000 में आया हुआ प्रश्न आया था विद्युत चुंबकीय तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत, इस टाइप से प्रश्न आया था 2012 में कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है। तो यहाँ से अपन पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है वो त्वरित आवेश उत्पन्न होती है। तो आपका आ गया त्वरित आवेश, ये त्वरित आवेश आ गया। तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसके आधार पर आप जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत जो है वो होता है त्वरित
आवेश त्वरित आवेश के द्वारा हम विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आरबीसी 2017 में पूछा गया। 2017 प्रश्न आया था कि आवेशित गतिशील आवेशित कण जो कण है वो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो आपने पढ़ा कि गतिशील आवेश है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबक उत्पन्न कर सकता है। तो यहां से इसको उत्तर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो ये प्रश्न 2017 पूछा गया था। गतिशील आवेश कण है, एक गतिशील आवेश कण को कौन कौन से उत्पन्न कर सकता है। उत्तर आपने पढ़ा है, उत्तर आ गया विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो जितना भी आपने पढ़ा है उसमें से आरबीसी 2012 और 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसका थोड़ा सा अपन एक बार रिवाइज कर देते हैं, सारा निकाल के फिर आगे चलते हैं। देखो अभी तक मैंने बताया, मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी है वो भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत अपन आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज करते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी को अपन 2 भागों में बांटा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत की, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि गतिकी विद्युत की। स्थिर विद्युत की के अंतर्गत अपन स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। गतिशील गति विद्युत के अंतर्गत अपन गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि गति विद्युत की है उसको अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत कहते हैं, क्योंकि गतिशील आवेशों का कारण है वो धारा उत्पन्न करता है, इसलिए इसको अपन धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। फिर आगे देखो, स्थिर आवेश जो है वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस चीज का ध्यान रखना, स्थिर आवेश जो है वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि एक समान गतिशील आवेश है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जबकि त्वरित गतिशील आवेश जो है, त्वरित गतिशील आवेश वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और एक विशेष प्रकार के आवेश को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। आगे देखो, थोड़ा सा अपन और लिखते हैं। इलेक्ट्रो जो स्टैटिक्स है अपनी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतीकी, जिसमें भी पढ़ा अपन ने, इसमें अपन स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। अब देखो, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ एप्लीकेशन है जिनका उपयोग अपन दैनिक जीवन में करते हैं। इसके जो एप्लीकेशन है उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो एप्लीकेशन है वो एक तो होता है कंप्यूटर प्रिंटर में इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्यूटर प्रिंटर में। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेमोरी में, एक इसका स्मृति में होता है, मेमोरी में होता है। तीसरा इसका उपयोग होता है फोटोस्टेट मशीन में, फोटोस्टेट जो मशीन होती है उसमें इसका उपयोग होता है। एक है सिस्मोग्राफी यानी कि भूकंप लेखी, ये इन चीजों में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उपयोग होता है। कंप्यूटर प्रिंटर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी में, और फोटोस्टेट मशीन में, और भूकंप लेखी में। यानी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो अपन अध्ययन कर रहे हैं तो क्या काम आती है, जिसके बारे में आपने बताया कि ये यहाँ काम आती है। जबकि अपन ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो पढ़ा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या जिसका अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं,
करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो उपयोग है वो इलेक्ट्रिसिटी का जितना उपयोग होता है वो धाराओं पर करंट पर आधारित होता है। यानी इनके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है वो धाराओं के आधार पर होता है। यानी कि अधिक से अधिक उपयोग होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें अपन धाराओं पर आधारित होता है। जितने भी अनुप्रयोग हैं, इन अनुप्रयोगों के अलावा जितने भी अनुप्रयोग हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो सभी धाराओं पर आधारित होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो अपन इस अभी तक अपन इस यूनिट का इंट्रोडक्शन किया कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रो स्टैटिक्स क्या है उसके बारे में पढ़ा। अब अपन इस यूनिट के चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले तो इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। नंबर 1 क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, तीसरा जो है वो है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चौथा जो चैप्टर है वो है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आरबीसी बोर्ड की फर्स्ट यूनिट है उसमें 4 चैप्टर 4 भागों में डिवाइड कर रखा है इस यूनिट को। पहला विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, तीसरा है विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चौथा है विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब इन 4 चैप्टर का अपन 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। पहले अपन चैप्टर नंबर 1, अब अपन चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। और ये पढ़ने के बाद अपन दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे। ये अपन एक इंट्रोडक्शन किया है चैप्टर का। अब अपन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अध्ययन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अपन ने पढ़ा कि स्थिर आवेश जो है, अभी अपन ने पढ़ा कि स्थिर आवेश जो है वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश जो है वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह पहले पढ़ा है और अपना चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले विद्युत उत्पन्न होता है स्थिर आवेश से। तो आवेश क्या है इसके बारे में पहले अपन पढ़ेंगे। आवेश, चार्ज, आवेश यानी कि चार्ज क्या होता है इसके बारे में अपन पहले पढ़ेंगे। आवेश, क्योंकि अभी तक अपने पढ़ा कि आवेश का अध्ययन करते हैं, आवेश का अध्ययन करते हैं। तो आवेश होता क्या है पहले हम इस आवेश के बारे में ही पढ़ लेते हैं। देखो आवेश जो है वो पदार्थ का गुण होता है। आवेश है वो पदार्थ का गुण होता है। अब
अब ये गुण क्या क्या कर सकते हैं वो देखो। आवेश है वो पदार्थ का गुण है जो विद्युत प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, फिर चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में जैसे मैग्नेटिक फोर्स आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। तो पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है या दोनों से एक उत्पन्न करता है या उसको अनुभव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों को उत्पन्न करता है या इसके प्रभाव को वो महसूस करता है, उस गुण को हम बोलते हैं आवेश। तो मैं दोबारा करो, आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। ये आवेश की परिभाषा हो गई। ये आपने आवेश की परिभाषा पढ़ी। आवेश की परिभाषा कि आवेश क्या होता है। दोबारा रिपीट कर देते हैं। आवेश की परिभाषा जो है वो आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसको अनुभव करता है। आगे देखो, अब आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। आवेश के जो प्रकार के बारे में बताऊं तो आवेश है उसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। आवेश का जो प्रकार है नंबर एक होता है धनावेश या धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश या धनात्मक आवेश। और दूसरा है ऋणावेश या ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो आवेश को अपन दो भागों में बांटा है, धनावेश और ऋणावेश। धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब कौन सा चार्ज पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है इसके लिए अपन एक समझते हैं उदाहरण से। देखो, एक उदाहरण के द्वारा अपन देखो सोडियम, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन होते हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 ही प्रोटॉन होते हैं। सोडियम परमाणु है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है क्योंकि इसके पाइपों को उसने एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग कर दिया नाभिक के द्विपद आकर्षक बल से बंद होने के कारण, और इस पर आ गया सोडियम प्लस। तो यहाँ जो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन होंगे इस पर 10 और प्रोटॉन है 11। सोडियम परमाणु पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, लेकिन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो सोडियम पर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कमी आ गई, जिसको अपन क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो ये इस पर प्लस आया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को अपन धनावेश कहते हैं। ये धनावेश हो गया, धनावेश। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इस पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इस इलेक्ट्रॉन कमी को ही धनावेश या धनात्मक आवेश कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का एग्जांपल लें। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन के 12 ही प्रोटॉन होते हैं। मैग्नीशियम के बाइकल कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ आ गया मैग्नीशियम +2, तो यहाँ अपने पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बचे 12। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए,
दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसका मतलब है यहाँ दो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कमी हो गई। यहाँ एक टर्म बाहर निकला तो एक टर्म कमी हुई थी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो कमी है, इस इलेक्ट्रॉन कमी को अपन क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। या किसी पदार्थ का जब इलेक्ट्रॉन कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इस पदार्थ से, तब उसको अपन धनावेश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो धनावेश के बारे में, धनावेश क्या होता है, धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है उस कमी को ही धनावेश कहते हैं। अब आगे देखो, इलेक्ट्रॉन कमी हो गया यानी कि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 9.1×10⁻31 kg होता है। अब यहाँ से पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो द्रव्यमान भी जाएगा, इसलिए यहाँ पर द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है। द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी, ज्यादा कमी होती है, थोड़ी सी कमी होती है। तो जब ये धनावेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन कमी होगी, साथ ही साथ उस पदार्थ में द्रव्यमान की भी कमी होगी। ये तो धनावेश के बारे में था। अब अपन ऋणावेश के बारे में बात करते हैं। ऋणावेश, ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। तो देखो नेगेटिव चार्ज कैसे उत्पन्न होता है। क्लोरीन है, क्लोरीन के वायु कोश में सॉरी टोटल जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन है वो भी क्या होते हैं, 17 होते हैं। और इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन माइनस बढ़ जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 और प्रोटॉन हो जाएंगे 17। यानी कि यहाँ क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। इस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को अपन क्या बोलते हैं, ऋणावेश बोलते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो इस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को अपन ऋणावेश बोलते हैं। जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई थी तो इस इलेक्ट्रॉन कमी को अपन बोलते हैं धनावेश। आगे देखो, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जुड़ेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के साथ साथ द्रव्यमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, द्रव्यमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, जबकि धनावेश और द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी हुई थी। तो यह अपन ऋणावेश और धनावेश के बारे में एग्जाम्पल के द्वारा समझा है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन कमी हो तो द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी होती है। और ऋणावेश में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है पदार्थ, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो साथ साथ उसका द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। तो ये अपन आवेश के बारे में पढ़ा कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अब इस धनावेश और ऋणावेश का जो वर्गीकरण है वो एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का वर्गीकरण किया था कि धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार का आवेश होता है, इसका वर्गीकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, वर्गीकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। तो देखो अभी तक अपने आवेश और आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ा। आगे देखो, आवेश की दूरवर्ता। आवेश की दूरवर्ता क्या होती है देखो। आवेश अपन पढ़ा कि आवेश है वो दो प्रकार का हुआ, धनावेश और ऋणावेश, जिसका भी हमने अभी पढ़ा था, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश अपन पहले से लिखते हैं, ऋणावेश को माइनस। अब धनावेश और ऋणावेश आवेश है, तो देखो इन दोनों प्रकार के आवेशों में जो विभेद करने का तरीका है कि दोनों कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, दोनों विभेद करने का जो गुण है, विभेद करने का जो गुण है उस गुण को अपन क्या बोलते हैं, आवेशों की दूरवर्ता बोलते हैं। कि आवेश की दूरवर्ता कैसी है, धनावेश है या ऋणावेश है। तो इस विभेद करने का जो गुण है, इस गुण को ही अपन क्या बोलते हैं, आवेश की दूरवर्ता बोलते हैं। इस चीज का छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिए, आवेश दूरवर्ता क्या होती है,
दोनों प्रकार के आवेश, धनावेश और ऋणावेश, जो दोनों प्रकार के आवेश हैं, उन दोनों प्रकार के आवेशों में भेद करने का जो गुण है, उस गुण को अपन आवेश की ध्रुवता कहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मूलभूत सिद्धांत, स्थिर वैद्युतिकी का जो मूलभूत सिद्धांत है उसका अपन देखो अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो क्या होता है, अभी पढ़ा अपन ने एक आवेश प्लस, एक आवेश दूसरे प्लस, ये प्लस दूसरे प्लस या एक माइनस दूसरा भी माइनस। तो इस प्रकार के जो आवेश होते हैं वो समान प्रकृति के आवेश हैं। ये समान प्रकृति के आवेश हैं, समान प्रकृति के आवेश, धनावेश हो या ऋणावेश हो, तो इनको अपन समान प्रकृति के आवेश बोलते हैं। प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये समान प्रकृति के आवेश हैं। इन आवेशों को अपन बोलते हैं एक शब्द में सजातीय आवेश, सजातीय आवेश बोलते हैं। समान प्रकृति का आवेश यानी कि सजातीय आवेश। और इन आवेशों के बीच में सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ध्रुवता प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, इन आवेशों को समान प्रकृति का आवेश बोलते हैं, जिसको अपन सजातीय आवेश कह सकते हैं। और इनमें सदैव क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार एक प्लस हो दूसरा क्या हो, माइनस हो, एक प्लस और दूसरा माइनस हो, ये विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए, ये विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए। इस विपरीत प्रकृति के आवेश को हम विजातीय आवेश बोलते हैं, विजातीय आवेश बोलते हैं। और इन विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है, इन विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। सजातीय आवेशों में कर्षण बल लग रहा था और विजातीय आवेशों में लग रहा है आकर्षण बल। ये जो प्रक्रिया है जिसको बारे में आपने पढ़ा कि सजातीय आवेशों में कर्षण लगता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण लगता है, इस कथन को अपन स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत सिद्धांत कहते हैं। यानी कि स्थिर वैद्युतिकी मूलभूत सिद्धांत से अपन को पता लगता है कि सजातीय आवेशों में समान प्रकृति का आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेश यानी कि विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। इस चीज का अपन को पता लगता है, यानी इस कथन को, इस स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत सिद्धांत बोलते हैं। तो अभी तक अपन ने एक बार इसको रिपीट करते हुए बाद अपन रिवाइज करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी के मूल सिद्धांत के अनुसार समान प्रकृति के आवेशों में यानी विजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। इस कथन को अपन स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत सिद्धांत कहते हैं। आज अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सामान्य परिचय पढ़ा, उसके बाद में अपन पहले चैप्टर में जिसका नाम विद्युत क्षेत्र, जिसके बारे में अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में आवेश के प्रकार और आवेश की ध्रुवता और स्थिर वैद्युतिकी के मूलभूत सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। बाकी अपन कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।